आप लोगों को एक अंदर की बात बताऊं, जब मैं लल्लन टॉप शो करता हूं तब थोड़ा सा फॉर्मल होने का दबाव रहता है, काहे से कि वो टीवी पर भी आता है। अब टीवी की जनता तो आप जानते हैं गुरु गंभीर किस्म की है, लेकिन जब मैं दुनियादारी करता हूं तो ज़्यादा सहज रहता हूं। बिल्कुल वैसा रहता है कि कोई प्लेयर इंटरनेशनल टर्फ पर या बाहर खेले, वो मेरे लिए शो की तरह है, और घरेलू मैदानों में खेले कितना कंफर्ट होता है, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस होता है। अपने राम के लिए दुनियादारी ऐसा ही है, आप लोगों की वजह से। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये अंतर्राष्ट्रीय खबरों का लल्लन टॉप बुलेटिन है दुनियादारी। नेल्सन मंडेला ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी। वो कहते थे कि अगर आप किसी इंसान से ऐसी भाषा में बात करें जिसे वो समझता है तो बात उसके दिमाग तक जाएगी, लेकिन अगर आप उससे उसकी मादरी ज़बान में, उसकी मातृभाषा में बात करें तो बात दिल तक जाएगी। जैसे हमसे कोई अंग्रेज़ी में कुछ कहे तो समझ में आ जाता है, कई किताबें भी अंग्रेज़ी की पढ़ लेते हैं, पिक्चर भी देख लेते हैं, पर कोई हिंदी में बोले तो बात गहरे उतरती है और बुंदेली में बोले तो सीधे यहाँ लगती है। हर इंसान की अपनी एक स्वाभाविक भाषा होती है जिसमें सोचने महसूस करने की आदत होती है उसे। वो भाषा जिसके साथ उसके पुरखों का अर्जा ज्ञान, उनकी छोड़ी विरासत जुड़ी होती है। क्या हो अगर कोई सरकार लोगों से उनकी अपनी भाषा छीन ले? ऐसा हुआ तो बहुत मुमकिन है कि लोग बगावत कर दें। हमारे पड़ोस के देश चीन में ऐसा ही हो रहा है। वहाँ एक इलाके में हजारों लोग सड़क पर उतर आए हैं। जिस इलाके में ये हो रहा है वहाँ चीन की सरकार पहले भी दमन करती आई है। सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर पहले भी 1 लाख से ज्यादा लोग वहाँ कत्ल किए गए, सैकड़ों बौद्ध मंदिर तोड़े गए। ये क्या मामला है, विस्तार से जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत करेंगे 1 बरस पहले बंद दरवाजों के पीछे हुई एक सीक्रेट अदालती कार्रवाई से। ये बात 4 अप्रैल 2019 की है। इस रोज चीन के एक आदमी पर कोर्ट में केस चला। इस शख्स का नाम था लामजाब बोर्जिगिन। 75 साल के लामजाब इतिहासकार हैं। 2006 में उन्होंने एक किताब लिखी थी, चाइनीज कल्चरल रेवोल्यूशन। इस किताब में कुछ ऐसा लिखा था कि चीन का कोई प्रकाशक इसे छापने को राजी नहीं था। लामजाब को मजबूरन अपने पैसों से गुपचुप किताब छपवानी पड़ी, सेल्फ पब्लिश करनी पड़ी। कुल 2000 प्रतियां छपवाई लामजाब ने। सरकार को इसके बारे में पता चला तो उसने किताब पर बैन लगा दिया। आदेश जारी हुआ कि किताब की सारी प्रतियां जब्त कर ली जाएं। 2000 प्रतियों में से 836 प्रतियां सीज कर ली गई, पकड़ ली गई, लेकिन बाकी की 1164 प्रतियां बहुत कोशिश के बाद भी सरकार के हाथ नहीं लगी। गुस्से में आकर सरकार ने लामजाब पर मुकदमा ठोक दिया। कहा कि वो झूठे तथ्य देकर देश तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको पता है अदालत में ये केस कितना खिंचा? सिर्फ 3 घंटे। बंद दरवाजे के पीछे हुए इस नौटंकी नुमा ट्रायल में लामजाब को अलगाववादी हरकतों और राष्ट्रीय एकता को खतरे में डालने का दोषी पाया गया। वो नजरबंद कर दिए गए। अब न किसी से मिल सकते थे, न कहीं आ जा सकते थे, न लिख सकते थे, न छाप सकते थे, न ही सार्वजनिक तौर पर एक भी शब्द बोल सकते थे। आपको उत्सुकता हो रही होगी, ऐसा क्या लिख दिया था लामजाब ने कि चीन की सरकार इतना बौखला गई, डर गई? दरअसल लामजाब ने चीन की सरकार द्वारा किए गए एक नरसंहार का इतिहास लिखा था। लामजाब ने 20 साल तक कड़ी मेहनत कर, जगह जगह घूमकर उस दमन को झेलने वालों की आपबीती रिकॉर्ड की, फिर उसे दुनिया के आगे रखा। कौन सा इतिहास लिखा लामजाब ने? उन्होंने लिखा था इनर मंगोलिया में चीन द्वारा किए गए सांस्कृतिक दमन का इतिहास। 70 के दशक में शुरू हुए इस अभियान में करीब 1 लाख लोग मारे गए। लगभग 3.5 लाख लोगों को गिरफ्तार कर यातनाएं दी गई। ये सब इसलिए ताकि इनर मंगोलिया में रहने वाले एथनिक मंगोलियंस का चीनीकरण किया जा सके, उनकी मूल संस्कृति और पहचान को खत्म किया जा सके। क्या है ये इनर मंगोलिया? चीन में 5 स्वायत्त प्रांत हैं। इनमें से एक है इनर मंगोलिया। मानचित्र देखिए, चीन की उत्तरी दिशा में मिलेगा आपको इनर मंगोलिया। इससे ठीक सटा हुआ है मंगोलिया, जो कि एक अलग देश है। इसे कई जगह आउटर मंगोलिया भी कहा जाता है। आपको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तीरंदाजी वाली तस्वीर याद होगी। वो मई 2015 की फोटो है जब प्रधानमंत्री मंगोलिया के दौरे पर गए थे। एक जमाने में इनर और आउटर मंगोलिया ग्रेटर मंगोलिया का हिस्सा हुआ करते थे। चंगेज खान ने यहीं पर मंगोल साम्राज्य की नींव डाली थी। उनके पोते कुबलई खान ने युआन वंश की नींव रखी थी और अपना साम्राज्य पूरे चीन में फैला लिया था। 1368 के साल में युआन वंश ढहने लगा। इसके बाद चीन में पहले मिंग और फिर चिंग साम्राज्य आया। इसी चिंग साम्राज्य ने मंगोलिया को चीन में मिलाया। चिंग शासकों ने ही प्रशासनिक सुविधा के मद्देनजर मंगोलिया को आउटर और इनर यूनिट में बांटा था। चिंग साम्राज्य का अंत 1911 में हुआ।
इस साल चिंग साम्राज्य के खिलाफ चीन में एक सफल क्रांति हुई, राजशाही खत्म हुई, चीन रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया। मंगोलिया में भी ये देखकर आज़ाद होने की भावना ने जोर पकड़ा और इसमें मंगोलिया की मदद की रूस ने। रूस के सपोर्ट से 1924 में मंगोलिया आज़ाद हो गया, लेकिन ये आज़ादी पूरे मंगोलिया को नहीं मिली। केवल रूस की सीमा से सटा आउटर मंगोलिया ही आज़ाद देश बना। चीनी भूभाग से सटे इनर मंगोलिया को अपने पास रखने में चीन कामयाब रहा। चीन के कुल भूभाग में इस इनर मंगोलिया का हिस्सा 12% है, मतलब ये बड़ा टुकड़ा है। चीन के केवल 2% लोग यहाँ पर रहते हैं, मतलब भूगोल बहुत बड़ा है, आबादी जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है। नाम से जाहिर है इनर मंगोलिया के मूल निवासी हैं मंगोलियंस, लेकिन चीन ने 1911 से ही यहाँ की बसाहट का गणित बदलना शुरू कर दिया। चीन के बहुसंख्यक हान यहाँ लाकर बसाए जाने लगे। 1949 की कम्युनिस्ट क्रांति आते आते इनर मंगोलिया में खुद मंगोल अल्पसंख्यक हो गए। बाद के दशकों में भी चीन यहाँ के लोगों पर अपनी संस्कृति थोपता रहा। मंगोलियन संस्कृति खत्म करने की ये कोशिश सबसे ज्यादा क्रूर हुई 70 के दशक में। 1966 में माओ ने चीन में लॉन्च किया कल्चरल रिवॉल्यूशन। इस कैंपेन के नाम पर मत जाइए, इसमें क्रांति जैसा कुछ नहीं था। ये कल्चरल रिवॉल्यूशन चीन की कम्युनिस्ट सत्ता के हाथों हुआ भीषण नरसंहार था। अनुमान के मुताबिक इसमें तकरीबन 4.5 करोड़ लोग मारे गए। आपने सही सुना, 4.5 करोड़ लोग मारे गए। इस कैंपेन में इनर मंगोलिया में क्या हुआ, पूरे चीन का आंकड़ा तो आपने सुना। चीन को डर था कि यहाँ के अलगाववादी सोवियत संघ से मदद लेकर आज़ाद होने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में चीन ने कल्चरल रिवॉल्यूशन के नाम पर सेपरेटिज्म की, अलगाववाद की इस भावना को रौंद दिया। यहाँ 1 लाख से ज़्यादा लोग मार दिए गए। स्थानीय मंगोल नेताओं की चुन चुनकर हत्या हुई। जो भी इंसान स्थानीय आबादी को एकजुट कर सकता था, उन्हें प्रभावित कर सकता था, ऐसे हर शख्स को निशाना बनाया गया इस अभियान में। क्या इसके बाद इनर मंगोलिया में सांस्कृतिक दमन बंद हो गया? नहीं। जैसे तिब्बत के बौद्ध, शिनजियांग के उइगर प्रताड़ित होते आए हैं, वैसे ही इनर मंगोलिया की मंगोल आबादी के साथ भी होता रहा। इनकी परेशानी ये है कि इन्हें दलाई लामा जैसा कोई नेता नहीं मिला, ऐसा नेता जिसके मार्फत इनकी तकलीफ पूरी दुनिया के सामने हाईलाइट हो सके। कैसी तकलीफ? हाशिए पर धकेल दिए जाने की तकलीफ। यहाँ के मंगोलों से उनकी ज़मीनें छीन ली गई, माइनिंग के लिए उनके चारागाह खत्म कर दिए गए, उन पर मंडारिन भाषा लाद दी गई। ज़्यादातर मंगोल बौद्ध थे, उनसे जबरन उनका धर्म छीना गया, उनके मंदिर और मठ तोड़े गए, उनका प्राचीन साहित्य जलाया गया। आज की तारीख में इनर मंगोलिया की कुल आबादी 2.5 करोड़ है। इसमें 20% से भी कम लोग एथनिक मंगोल हैं। इन गिनती के लोगों को भी मौके नहीं मिलते चीन में। सरकारी नौकरियों से लेकर माइनिंग और बाकी इंडस्ट्री में भी हान बहुसंख्यकों के हाथ में सत्ता है। आप पूछेंगे, ये तो लंबे समय से चला आ रहा है, फिर आज दुनियादारी में इसका जिक्र क्यों? इसलिए कि इनर मंगोलिया से एक बड़ी खबर आई है। चीन की सरकार ने मंगोलों की बची कुची पहचान को कुचलने के लिए एक फैसला लिया है। इसके तहत इनर मंगोलिया के स्कूलों में मंगोलियन भाषा को फेज आउट किया जा रहा है। वहाँ प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के टीचर बच्चों को मंगोलियन भाषा में नहीं पढ़ाएंगे, इसकी जगह मंडारिन भाषा का इस्तेमाल करेंगे। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है। प्राथमिक और मिडिल स्कूल यानी बच्चे के शुरुआती साल, इसमें बच्चे को मंडारिन भाषा में सोचने का अभ्यस्त बना दिया जाएगा। घर पर भले मंगोलियन इस्तेमाल होती हो, लेकिन सारी पढ़ाई मंडारिन में होने के कारण चीज़ों को देखने और बूझने की उनकी समझ मंडारिन की आदी हो जाएगी। यानी इन स्कूली बच्चों समेत आने वाली मंगोलन पीढ़ियाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी मूल भाषा को बरतना भूल जाएंगी। चीन के सभी अल्पसंख्यक मूल निवासियों के साथ यही सलूक हो रहा है। उनके तौर तरीके खरपतवार की तरह बेकार और उखाड़ फेंकने लायक समझे जा रहे हैं। चीन की सरकार के इस फैसले पर मंगोल क्या कर रहे हैं? प्रदर्शन। हजारों हजार मंगोल इस पॉलिसी के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। ये प्रोटेस्ट पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है। लोगों का कहना है कि संस्कृति के नाम पर उनके पास सिर्फ भाषा बची है। ये भी खत्म हो गई तो मंगोलियन पहचान का कोई निशान नहीं बचेगा। इसलिए क्या औरतें, क्या बच्चे, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, सब शामिल हैं इस प्रोटेस्ट में। जिन बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई वो भी हिस्सा ले रहे हैं। रेडियो फ्री एशिया के मुताबिक 30 अगस्त को प्रोटेस्ट के दौरान एक स्कूली बच्चे ने स्कूल की 4थी मंजिल से कूदकर जान तक दे दी। क्यों? क्योंकि पुलिस ने प्रदर्शन कर रही उसकी मां को हिरासत में लिया था। कई जगहों पर बच्चों को स्कूल के भीतर बंद किए जाने की खबरें भी आ रही हैं। कई जगहों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलाईं, दर्जनों लोगों को अरेस्ट भी किया गया। प्रदर्शन जितना बढ़ रहा है, सरकार उतनी ही उग्र हो रही है। स्थानीय बुक स्टोर से मंगोलियन भाषा की किताबें हटा दी गई। सोशल मीडिया पर मंगोलियन भाषा के अकाउंट बंद कर दिए गए।
बाइनू नाम का एक सोशल मीडिया अकाउंट भी बंद करवा दिया गया। ये मंगोलियन भाषा का इकलौता सोशल मीडिया साइट था चीन में। चीन की सख्ती के बावजूद मंगोल आबादी शांत होने को राजी नहीं। मंगोल इस विरोध को लेकर इतने गंभीर हैं कि इस समुदाय के पुलिसकर्मी तक अपनी ही कम्युनिटी के प्रोटेस्टर्स पर लाठी चलाने से इनकार कर रहे हैं। मंगोल सरकारी अधिकारियों ने भी प्रोटेस्ट में शामिल न होने के सरकारी फैसले की अवमानना की है। खबरों के मुताबिक पिछले एक दशक में यहाँ इतने बड़े स्तर का प्रदर्शन नहीं हुआ। नई भाषा सीखना अच्छी बात है, कई भाषाएं जानना ब्लेसिंग की तरह है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोगों से उनके पुरखों की भाषा जबरन बिसरा दी जाए, इसका इंतजाम किया जाए। दुनिया में तकरीबन 7,000 भाषाएं बची हैं। इनमें से 1/3 भाषाएं ऐसी हैं जिसे बोलने वाले 1000 से भी कम लोग हैं। यूनेस्को एटलस ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेजेस के मुताबिक हर 2 हफ्ते में एक भाषा खत्म हो रही है, उसे बोलने वाला आखिरी इंसान मर रहा है। अगली एक सदी में 50 से 90% तक भाषाएं ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। सोचिए इन भाषाओं के साथ कितना ज्ञान, कितनी पीढ़ियों का तजुर्बा, कितनी संस्कृतियां दुनिया से लुप्त हो जाएंगी। ये था दुनियादारी में बड़ी खबर सेगमेंट। सुर्खियों की तरफ चलूंगा, लेकिन अब ठहर कर अपने देश के बारे में बात करता हूँ। हम दुनियादारी क्यों करते हैं? ताकि हमें पता चले कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है और उससे हम अपने हिस्से का सबक ले सकें। भारत में भी भाषाओं को लेकर बहुत जागरूकता है, बहुत मांग भी है। हमारे यहाँ इस बात पर बड़ा जोर होना चाहिए कि सीखने सिखाने का जो पहला स्तर है वो हमारी मातृभाषा में हो। आप खुशी की बात जानिए, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो भी इस बात पर जोर देती है। लेकिन इसके इतर हमारे देश में भाषाओं के लिहाज से जो लोग अल्पसंख्यक हैं, यानी कि जिनकी संख्या कम है, कई बार उनकी जायज़ मांगों को भी नहीं सुना जाता है। कई बार जो ताकतवर भाषाएं हैं, बहुसंख्यकों की भाषाएं हैं, चाहे वो हिंदी हो या ताकत की भाषा अंग्रेज़ी हो, वो दूसरों पर थोपी जाती है। हमें इस रवैये में सुधार लाना चाहिए। अब सुर्खियों की बात करते हैं। पहली सुर्खी रवांडा से है। 1994 में यहाँ एक बड़ा नरसंहार हुआ। इस नरसंहार के दौरान पॉल रूसेबाग्ना नाम के एक होटल मालिक ने 1000 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई थी। पॉल की इस कहानी पर बाद में हॉलीवुड ने एक फिल्म भी बनाई थी, होटल रवांडा। नहीं देखी तो खोज कर देखिए। इन्हीं पॉल रूसेबाग्ना को रवांडा सरकार ने अब आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किया है। 66 साल के पॉल राष्ट्रपति कागामे के आलोचक थे। आशंका है कि यही आलोचना पॉल की गिरफ्तारी की असली वजह है। दूसरी सुर्खी चीन से है। चीन ने ऑस्ट्रेलिया के एक पत्रकार चेंग लाई को हिरासत में लिया है। वो चीन के इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल CGTN में एंकर थी। लाई पर इल्ज़ाम क्या है ये चीन ने अभी तक नहीं बताया। इससे पहले जुलाई में ऑस्ट्रेलिया ने चीन में रह रहे अपने नागरिकों को सावधान किया था। कहा था कि देश लौटाएं, वरना चीन में उन्हें बंदी बनाया जा सकता है, और अब वही हो रहा है। तीसरी सुर्खी फिलिस्तीन से है। यहाँ हमास और इजराइल के बीच एक समझौता हुआ है। इन दोनों के बीच मध्यस्थता करवाई कतर ने। इजराइल और गाजा के बीच अगस्त की शुरुआत से तनाव बढ़ा हुआ था। हमास ने इजराइल की तरफ कुछ बलून बम दागे थे। जवाब में इजराइल 6 अगस्त से हर रोज गाजा पर बम गिरा रहा था। ताज़ा समझौते के बाद इन हमलों के बंद होने की उम्मीद है। ये थी सुर्खियां। अब बारी तारीख सेक्शन की। आज तारीख है 1 सितंबर। इसका इतिहास जुड़ा है दुनिया के सबसे नामी जहाज से। वो जहाज जिसकी कहानियां फोकलोर का हिस्सा बन गई। किस जहाज की बात कर रहे हैं? टाइटैनिक। ये जहाज 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। ये इसकी पहली यात्रा थी। जहाज बनाने वालों ने कहा कि ये अनसिंकेबल है, कभी नहीं डूब सकता। लेकिन यात्रा शुरू होने के 4 रोज बाद 14 अप्रैल 1912 की रात को जहाज डूब गया। इस पर सवार 2200 यात्रियों में से तकरीबन 1500 मारे गए। उस दिन से 73 साल बाद तक टाइटैनिक अटलांटिक सागर की सतह पर पड़ा रहा। फिर आई 1 सितंबर 1985 की तारीख। इस दिन अमेरिका और फ्रांस के एक साझा खोजी दल ने टाइटैनिक का मलबा खोज निकाला। इस खोजी अभियान के अगुवा थे फ्रांस के समुद्री वैज्ञानिक लुई मिशेल। मिशन में उनके साथी थे अमेरिकी नौसेना के अफसर रॉबर्ट बेलार्ड। बेलार्ड ने 1977 में टाइटैनिक को तलाशने की कोशिश की थी, तब नाकाम रहे थे। यानी 35 वर्ष पहले 1 सितंबर की ही सुबह टाइटैनिक का पता चला। लोकेशन क्या थी? कनाडा के द्वीप न्यू फाउंडलैंड से लगभग 400 मील दूर। खोजी दल ने अमेरिकी अंडर वाटर फोटोग्राफी मशीन आर्गो को मलबे का पता लगाने के लिए समंदर में भेजा था। आर्गो ने 1 सितंबर 1985 की सुबह कुछ तस्वीरें भेजी। इन्हें परखने के बाद बेलार्ड की टीम को यकीन हो गया कि आर्गो की भेजी तस्वीरें टाइटैनिक की हैं। इन तस्वीरों के सहारे खोजी दल आगे बढ़ा। अगले रोज इस टीम ने 2 टुकड़ों में टूटे टाइटैनिक का मलबा खोज निकाला।
आपको पता है ये मलबा कितनी गहराई पर था? करीब 13,000 फुट की गहराई पर। मलबे के 5 किलोमीटर के दायरे में यात्रियों की चप्पलें, दस्ताने और बाकी चीज़ें मिली। ऐसा लगा कि किसी ने उन्हें सहेज कर समंदर के नीचे सुला दिया हो। ये था आज का तारीख सेक्शन। दुनियादारी में आखिरी सेगमेंट होता है विश्व कविता का। आज हम आपको सुनाते हैं पोलिश अमेरिकन कवि जॉन गुज़लोव्स्की की लिखी एक कविता। हिंदी में इसका अनुवाद किया है देवेश पतसारिया ने। कविता का शीर्षक है शरणार्थी। आपको कविता के साथ छोड़कर जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि दुनियादारी में आप और बेहतर होंगे। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो औरों के साथ ये वीडियो शेयर करिए। और एक बात कई दिनों से जिक्र नहीं किया, लल्लन टॉप की नई पहल, नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण, दुनिया भर में रह रहे भारतीयों के लिए भारत से जुड़ने का एक अभिनव प्रयास। यदि आप तेरा तुझको अर्पण के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करें, आपको जानकारी मिल जाएगी। शुक्रिया। हम पीछे छूट गए भाइयों द्वारा, लकड़ी के तख्तों से बनाई भारी संदूकों के साथ आए बुचनवाल्ड और कातोविस से, और उससे भी पहले मेरी माँ के असली घर ल्वो से। अपनी कटी फटी जीभों के साथ, अपने दांत जेब में रखे हुए, खुद ही को गले लगाते हमारे शरीर डरे हुए शुतुरमुर्ग की तरह कठोर। हम फटीचर ऊनी कपड़े पहने हुए बच्चे थे, पैर घिसड़ते चलते, खाने या प्रार्थना करने या भीख मांगने की कतारों में, याद करते हुए हवा और दरख्तों को, पोलैंड के खेतों के ऊपर आसमान को। हमने आने वाले जीवन के ख्वाब देखे शिकागो में, सेंट लुइस में और विस्कॉन्सिन के सुपीरियर में, मुंह में सिक्कों की तरह। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।